सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट है। और लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं डिफरेंट फिनोमिनस को एक्सप्लेन करने के लिए। कई बार हम लोग लाइट को जो है रे की तरह मानते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो बातें होंगी वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होंगी, और लाइट का एक वेव नेचर भी होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंडर। तो शुरुआत हम लोग लाइट के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, या रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। उसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल दें या रे ऑप्टिक्स बोल दें। तो एक एक करके चलते जाते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बिल्कुल शुरुआत अगर करें तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो है फर्मिट्स प्रिंसिपल, ठीक है। लाइट के प्रोपगेशन के बारे में जो पहला लॉ, बहुत पुराना लॉ है, फर्मिट्स प्रिंसिपल, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी एक्सप्लेन हो जाती हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ें। क्या कहता है ये फर्मिट्स प्रिंसिपल? ये फर्मिट्स प्रिंसिपल कहता है कि द पाथ टेकन बाय अ रे बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज द पाथ दैट कैन बी ट्रैवर्स्ड इन द लीस्ट टाइम, ठीक है। तो लाइट जो है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचनी है तो वो हमेशा ऐसा रास्ता लेगी जो सबसे कम टाइम में ट्रैवल किया जाता हो। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की बात करें जहाँ पे लाइट की स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, उस केस में क्या होगा? तो अगर जैसे हम डिफरेंट पाथ ले लें, मान लिया ये वाला पाथ हमने ले लिया, इस तरह का पाथ ले लिया, लेट मी शो यू। इफ़ वी हैव टेकन पाथ, ये कर्व पाथ इस तरह का ले लें, ए से बी तक इस तरह का कर्व पाथ ले लें, तो हमें पता है कि ये पाथ की लेंथ बड़ी हो जाएगी। ए को बी से डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो लाइन सबसे छोटी लाइन होगी, और चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो सबसे छोटी लाइन पे सबसे कम टाइम भी लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन अ यूनिफॉर्म मीडियम जहाँ पे भी लाइट की स्पीड कांस्टेंट हो, लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी। तो लाइट का जो पाथ है ए से बी का, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है। और बहुत सारी रेज का कलेक्शन हो तो उसको हम जो है बीम बोल देते हैं, लाइट का बीम बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो है जब लाइट रेज किसी मीडियम से या किसी तरह के पार्टिकल से टकरा के वापस चली जाती हैं, जैसे किसी बॉल का कोलिजन होगा, उसी तरह का रिफ्लेक्शन होता है। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन की बात होगी, दैट इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। हर चीज़ से रिफ्लेक्शन होता है, जैसे हम लोग मिरर के सामने अपनी इमेज देख पाते हैं, वो जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन है। बट वॉल्स के साथ भी, अगर हम किसी वॉल के सामने खड़े हैं या किसी भी तरह की शेप की बॉडी के सामने खड़े हैं, चाहे उसकी सरफेस स्मूथ हो या ना हो, रिफ्लेक्शन हर केस में होता है। मतलब हमारे शरीर से अगर लाइट जा रही है, किसी दीवार से टकरा रही है, तो टकराने के बाद भी रिफ्लेक्ट तो हो रही होगी, बट चूंकि सरफेस अनइवन है तो अलग अलग डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन चले जाता है, इसलिए वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो थोड़ी इमेज जो है फेंट बनेगी, है ना, या नहीं बन रही होगी, किसी एक जगह कहीं कुछ फोकस नहीं हो रहा होगा, सब इरेगुलर शेप का है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास जो सरफेस है वो परफेक्टली शाइनिंग और स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी एक डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन की जब कॉन्सेप्ट की आगे बात करेंगे तो वो जो है रेगुलर शेप की बॉडी, मतलब कि इवन शाइनी सरफेसेस से रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कोई सरफेस हो गई, ये वाली सरफेस हो गई, यहाँ पे ये वाली लाइट जो आके पड़ रही है इस सरफेस पे, तो उसके ऊपर आ रही है, टकरा रही है, तो उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, द रे विच इज बीन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, राइट। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस सरफेस का एक परपेंडिकुलर बना दो, तो दैट विल बी द नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, और लाइट रे इस वाले पाथ से होकर निकल गई, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन का प्लेन, स्क्रीन के प्लेन में ही होगी इंसिडेंट रे वाली लाइट भी, रिफ्लेक्टेड रे वाली लाइट भी, और नॉर्मल भी, ये तीनों इसी प्लेन में है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये वाला, और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों बराबर होते हैं।
अब इसको आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम एनोलॉजी ऐसे लगा सकते हैं कि लाइट की रेज समझ लो ऐसे है कंटिन्यूस बीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आके कोलिजन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, और जो सरफेस है उसको भी अगर मान लिया जाए परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। तो अगर आप इसी में सोचो कि एक बॉल आके टकराती यहाँ से, ये एंगल अगर आई होता और टकराने के बाद भी जो एंगल बनता वो आर एंगल आई के बराबर ही होता अगर यहाँ पे सरफेस स्मूथ होती और कोलिजन कैसा होता, परफेक्टली इलास्टिक होता। तो बिल्कुल उसी तरह के रिजल्ट हमें लाइट के केस में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो एक रिजल्ट जो बार बार आगे जाके क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा, दैट विल बी कि अगर कोई सरफेस है ना, उस पर अगर लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा उस केस में, तो लाइट की रे सीधी अपनी उसी पाथ पे जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस होके चली जाएंगी। दैट मीन्स द रे विल रीट्रेस इट्स पाथ, राइट। और दूसरा, अगर हम एंगल ऑफ डिविएशन की बात करें, कितना एंगल डिविएट हो जाती है, तो ये वाली लाइट रे देखो इस डायरेक्शन में ऐसे इधर की तरफ जा रही थी, अब मुड़ के इधर की तरफ जा रही है, तो जितने एंगल से चेंज हुआ इसका डायरेक्शन वो है एंगल ऑफ डिविएशन। और यहाँ पे इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज डेल्टा प्लस आई ये तीनों मिला के पाई के बराबर होते, 180 डिग्री के बराबर होते, तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा विल बी पाई माइनस 2i के बराबर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को फिक्स रख दूँ, ठीक है, इंसिडेंट रे में कुछ चेंज मत करूँ, जो रे जैसी आ रही है उसको आने दूँ, बट ये जो मिरर है मेरा या सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको मैं स्मॉल एंगल थीटा से, स्मॉल से भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी एंगल थीटा से अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, लेट से इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रे पहले ये रेड वाली थी, अब ये रोटेट हो जाएगी बाई ट्वाइस द एंगल, डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी। अब इसको कैसे समझ सकते हो, ऐसे सोचो कि पहली बार के मुकाबले सेकंड वाले केस में जब आपने इस मिरर को ही रोटेट कर दिया तो ये जो नॉर्मल है ये भी रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से, सेम एंगल से हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कम हो गया बाय व्हाट अमाउंट, थीटा अमाउंट से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा बाय सेम अमाउंट थीटा। तो इंसिडेंस एंगल में भी थीटा की कमी, रिफ्लेक्टेड एंगल में भी थीटा की कमी, तो टोटल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो देखो इसी सेम सेंस में 2 थीटा के बराबर रोटेट कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस तरह के दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए हमने, दो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इनको मान लो प्लेन मिरर्स हैं। लेट अस से वी हैव 2 प्लेन मिरर्स और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। एक इंसिडेंट रे आती है जो कि इस सेकंड वाले मिरर के पैरेलल आ रही है ना, सेम एंगल थीटा बनाते हुए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रे रीट्रेसेस द पाथ। फाइनली जो है रे जिस पाथ से आई है इस वाले रास्ते से, इसी से निकल जाए अगर वापस अपने पूरे पाथ को रिट्रेस करते हुए, तो उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए। इसमें दो अलग अलग केस दिए हैं कि पहली बार में पूछा जा रहा है कि अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना पाथ चालू करती है तब कितना थीटा होगा, और सेकंड केस में अगर 3 रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना चालू करती है तब कितना होगा। तो पॉज करो और ट्राई करो। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहाँ नीचे वाली सरफेस से इस वाली सरफेस से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट करी, इधर की तरफ गई, तो सरफेस के साथ एंगल अगर थीटा है तो फिर से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल भी थीटा होगा। और सेकेंड वाले यहाँ वाले रिफ्लेक्शन से अगर रिट्रेस करना चालू है तो वहीं से रिट्रेस करना चालू होगी जहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो सेकेंड वाली सरफेस पे 90 डिग्री पे जाके ये लगेगी, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90, दैट मीन्स थीटा विल बी 45। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, इसमें 3 रिफ्लेक्शन होने, तो सेकेंड पार्ट में इस वाले में देखो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन इससे हुआ और तीसरे पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, क्योंकि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट को अपना पाथ रिट्रेस करना, तो तीसरा वाला 90 डिग्री एंगल पे हुआ। अब उस केस में यहाँ पे ज्योमेट्री देखो, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, और ये एंगल तो गिवन था, थीटा है ही। और फिर देखो यहाँ पे इस सरफेस पे जाके ऐसे इस तरह से टकरा के इधर आ रही है लाइट रे, दिस एंगल इज 90, राइट। सो इफ दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी, यहाँ पे देखो अगर
इसकी बात करूँ मैं, दिस एंगल, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो अपने आप ही चूंकि ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर 90 बन रहा है, ठीक है, तो ये हो गया उनमें से ऑलरेडी 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया थीटा। और ये वाली डायरेक्शन जो है हमारी नॉर्मल की है, ठीक है, इस वाली सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे ये जो ग्रे कलर है ये नॉर्मल का है। तो नॉर्मल के साथ जितना इधर बनना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी थीटा होना चाहिए। फिर से लाइट रे इस पाथ पे होके आ रही है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ज्योमेट्री देखो तो 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल पूरा मिला के 2 थीटा है, ये मिला के थीटा है, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा विल बी इक्वल टू 90। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक इंसिडेंट रे इधर से आ रही है इस तरह से, ठीक है। अब इंसिडेंट रे को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री से ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। और जो मिरर है यहाँ पे, मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो डिटरमाइन द टोटल डिविएशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस केस में दोनों चीज़ करा दी तो टोटल डिविएशन कितना होगा। अब देखते हैं बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक एक स्टेप में करते हैं पहले, ठीक है। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इंसिडेंट रे को हमने 10 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो दिख रहा है कि नॉर्मल की तरफ ये चली जाएगी इंसिडेंट रे, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा बाई सेम एंगल 10 डिग्री से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा 10 डिग्री से। तो इसका मतलब जब हमने इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लें, ठीक है, साइन कन्वेंशन कुछ लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो पहले वाले स्टेप में हमको प्लस 10 डिग्री का डिविएशन मिल गया, या 10 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन मिल गया। सेकेंड स्टेप में फिर से अब हम क्या करेंगे कि 5 डिग्री का मिरर को हम लोग दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली सेम सेंस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब इस सेकेंड वाले केस में हमारी इंसिडेंट रे इज फिक्स, तो विल यूज द सेम रिजल्ट कि अब डबल एंगल से चला जाएगा। तो सेकेंड केस में जो डिविएशन हो गया अगेन 10 डिग्री का हो गया, तो नेट डिविएशन जो इन दोनों को मिला के हो गया 10 + 10 20 डिग्री का हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे इनिशियली जो फिगर इस तरह का गिवन है, ठीक है, एक मिरर है ना, और मिरर पे एक लाइट रे आ रही है, फिक्स्ड लाइट रे। इस लाइट रे को, इंसिडेंट रे को हम लोग कुछ नहीं चेंज कर रहे, जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट के अबाउट मिरर को हम रोटेट कर रहे हैं, राइट। और रोटेट कर रहे हैं मिरर को कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, 1 रेडियन पर सेकेंड से। यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक स्क्रीन पे, ये वाली एक स्क्रीन है जो अभी की हालत में जैसे मिरर दिखा रखा है उसके परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकल मान लो स्क्रीन है। स्क्रीन पे जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे जाके पड़ती है, जो स्पॉट बनता है, धब्बा बनता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है किस इंस्टेंट पे, व्हेन दिस एंगल थीटा इज बेसिकली 53 डिग्री, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों, सबसे पहला तो हमें देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर पता है। मिरर मतलब लगातार अगर रोटेट करते रहोगे तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, ये भी रोटेट ही करती रहेगी। कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, अब उसके लिए फिर से वही चीज़ करना है कि अगर मैं थीटा एंगल या डेल्टा थीटा में रिफ्लेक्टेड मिरर को रोटेट करता हूँ डेल्टा थीटा एम, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो डिविएशन होगा डेल्टा थीटा आर रे, ये वाला चीज़ लिखा है वो डबल है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सेम टाइम में चीज़ें हो रही हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये रेफरेंस, मैंने ये वाली लाइन को ऐसे रेफरेंस ले लिया, मिरर चाहे रहे चाहे नहीं, इसी स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रेफरेंस ले लिया, वहाँ से किसी एंगल थीटा की बात कर ली रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है, और उसका रेट ऑफ चेंज डी थीटा बाई डी टी वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या एंगुलर पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ओरिजिन मान लो आप इस वाले पॉइंट को, और इससे वाई डिस्टेंस के ऊपर स्पॉट है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, गिवन है 5 मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, y बाई 5 इक्वल टू tan थीटा, सो y इक्वल टू 5 tan थीटा। और जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, चूंकि पॉइंट ये तो y डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट होगी dy बाई डी टी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p dy बाई डी टी विल बी 5, इसी का 5 tan थीटा का डिफरेंशिएशन,
5 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू हमें पता है कितने पे निकालना था, 53 डिग्री पे। सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल बना रखा है, 3 4 5 वाला ट्राइंगल है। वैल्यू उठा के सेक थीटा की डालो 5/3, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू 2, तो इससे 250/9 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर हमारा, पॉइंट पी की वेलोसिटी। अब नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल वगैरह आपको वेक्टर फॉर्म में दिए जा सकते हैं, है ना, कि इस डायरेक्शन के अलोंग, या यूनिट वेक्टर अगर कुछ आपको दिए हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और नॉर्मल रे के डायरेक्शन में, तो आपसे 3 डायमेंशन में या वेक्टर के फॉर्म में पूछा जा सकता है रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ, ठीक है। तो वो वेक्टर लॉ, बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमने ले लिया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये वाली जो रेड वेक्टर है उसको मान लिया आई कैप। अब ये आई कैप का मतलब वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाले नहीं, मैंने जस्ट मान लिया कि ये आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। आर कैप हियर इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, एंड एन कैप इज अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल्स तो थीटा थीटा ही होंगे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होने चाहिए, तो वो थीटा थीटा ले लिए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें इनमें आपस में कहीं ना कहीं से रिलेशन बनाना है हमें, ठीक है। कैसे बना रहे हैं देखो, रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया, आई कैप इधर की तरफ था तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ कर दो, तो ये माइनस आई कैप हो गया। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली हो गई, और इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अगर हम लोग कर दें, चूँकि सिमिट्री से दिख ही रहा है कि ये आर कैप, ये आई कैप, और ये माइनस आई कैप इधर है, और आर कैप तो हमारा इधर है, तो आर कैप के ऊपर ऐसे माइनस आई कैप इस तरह से ऐड कर दोगे, तो दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर जो बन जाएगा वो आर कैप माइनस आई कैप हो जाएगा, है ना। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, सो आर कैप प्लस ऑफ माइनस आई कैप, ये वाली डायरेक्शन हो गई। और इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग एन कैप भी है नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। चूंकि एंगल सेम है, ये आप ज्योमेट्री से कर ही सकते हो कि ये लेंथ सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और चूंकि डायरेक्शन इस तरह से एंगल्स थीटा थे कि ये सेट हो गया कि आर कैप माइनस आई कैप की डायरेक्शन एन कैप है। अब बस उसका ही यूज़ कर लेना है हमें कि आर कैप माइनस आई कैप की मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो दिख रहा है कि यहाँ पे आर कैप और माइनस आई कैप के बीच का एंगल, इस आर कैप की लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये इतना होगा, विच विल बी दिस, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन बेसिकली इधर की तरफ माइनस आई कैप है, इधर की तरफ आर कैप है, बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है, ठीक है। तो आर कैप माइनस आई कैप के का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाला, है ना। इस केस में बेसिकली हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला कर रहे हैं, तो या माइनस लगाओ तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, और एंगल जो है अब फिर ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्शन वाला लगा रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। तो आर कैप इधर है, आई कैप इधर है, बीच का एंगल ये वाला हो गया पाई माइनस 2 थीटा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल के आ गया 2 cos थीटा। तो जो एन कैप की वैल्यू है वो बेसिकली आई आर कैप माइनस आई कैप की डायरेक्शन में है, बट उसके खुद के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो एन कैप आ जाएगा, बिकॉज एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। तो एन कैप विल बी आर कैप माइनस आई कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 वेक्टर्स विच इज 2 cos थीटा। यहाँ से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट उठा के रखा, तो आई कैप डॉट एन कैप, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, एन कैप के साथ उठा के डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो यहाँ से इतना आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देख लो। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली चीज़ बता रही है, ठीक है, और सेकेंड वाला जो डॉट प्रोडक्ट लेके हम लोगों ने निकाला था आई कैप डॉट एन कैप, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आई कैप और एन कैप के बीच में देखो, आई कैप ये है, एन कैप ये है, इनके बीच का एंगल ये वाला इतना पूरा होगा 180 माइनस थीटा के बराबर, तो वहाँ से ये आया। अब कॉस थीटा वाली पार्ट को हमें हटाना है, ठीक है, रिप्लेस करना है, तो बस यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो उठा के इधर रख लो और सब्सटीट्यूट करो, तो ये एक रिजल्ट आ गया। इसको याद रख लोगे तो आपको क्वेश्चंस में जल्दी हो जाएगी अगर पूछा जाएगा तो, वेयर आर कैप इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई डॉट एन इंटू एन कैप, राइट। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाता है बच्चों। और ये भी चीज़ मैं बता दूं पहले कि ऑब्जेक्ट और इमेज में सेपरेशन एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में होगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि जब हमारे पास किसी तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ चीज़ें होती होंगी। चीज़ें कैसी, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया मैंने, तो एक
मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप लेंस पढ़ोगे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अभी के लिए हम दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, मिरर एंड लेंस, ठीक है। एक करता है रिफ्लेक्शन और एक करता है रिफ्रैक्शन। तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लाइट जहां से आ रही है वो जगह ऑब्जेक्ट है, और आफ्टर वॉट एवर इज डन बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मिरर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड लेंस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो रे फिर जहाँ जाके या फिर वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे जाके फिर कोइंसाइड करता है उस जगह को हम इमेज बोलते हैं, है ना। मतलब कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है कि इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आप आगे क्वेश्चंस में देखोगे जब मल्टीपल हमारे पास केसेस बन रहे होंगे रिफ्लेक्शन के एंड रिफ्रैक्शन के, तो वहाँ पे होगा कि एक पर्टिकुलर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी वही हो सकता है किसी सेकेंड वाले मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, है ना। तो हर बार जब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे होंगे तो दैट विल बी स्पेसिफिक टू एक बार के इंसिडेंस ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एक ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट रे जहाँ से इसके ऊपर आ रही हैं वो जगह ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे जा रही हैं फाइनली वो इमेज है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं और दो तरह की इमेज होती हैं। एक होते हैं रियल ऑब्जेक्ट, एक होते हैं रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। इसी तरह से इमेज भी एक रियल होता है एक वर्चुअल होता है। अब रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअल में लाइट रेज जहाँ से निकल रही हैं। तो एक है हमारे पास ऐसे जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया जो सचमुच में एक चीज़ है, जैसे है ना हाथ में पकड़ रखा तुमने एक पेन है, उस पेन से जो है लाइट रेज निकल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो दैट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इमेज भी इसी तरह से है कि किसी जगह पे लाइट रेज जाके कोइंसाइड कर रही हैं। अब ऑब्वियसली इमेज वाली जगह पे कोई ऑब्जेक्ट अपने आप कुछ पैदा नहीं हो जा रहा है, बट यहाँ पे अगर स्क्रीन लगा दोगे तो उसको देख पाओगे, स्क्रीन पे वो दिखेगा, है ना। रियल इमेज स्क्रीन पे दिखेगी। दूसरी साइड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे समझने के लिए ऐसे समझो ना कि मान लो एक बहुत बड़ी सी चीज़ है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, या बहुत दूर से इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट्स आ रही हैं और कन्वर्जिंग लाइट आ रही हैं। तो अब उसकी जगह कहाँ बताओगे कि कहाँ से आ रही है वो, ये तो बता ही नहीं सकते ना कहाँ से आ रही है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं लाइट रेज, है ना, बस कन्वर्ज हो रही हैं किसी जगह पे किसी पॉइंट पे। तो हमें ये नहीं पता वो कहाँ से आ रही हैं, किसी एक पॉइंट से तो आ ही नहीं रही हैं, बट ये पता है कि वो अगर बीच में हम कोई इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाते तो अपने आप सीधे सीधे जाके जिस जगह पे भी कन्वर्ज होती वो, है ना, कन्वर्ज हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली कोई लाइट रे है नहीं, बस उसको लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है। क्यों यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में कहीं एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तब ये लाइट रे सीधे ऐसे आके इस तरह से यहाँ पे किस जगह पे कन्वर्ज कर जाती। तो जब इस तरह का केस होगा कि किसी जगह पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे, है ना, एक्चुअल में कुछ कन्वर्ज लाइट रे नहीं हो रही, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्चुअल होगा। मतलब बेसिकली रे डायग्राम्स के टर्म में ऑब्जेक्ट एंड इमेज को समझना ज़्यादा इजी होगा। आप हमेशा देखो रियल ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे एक्चुअल में सॉलिड में निकलेंगी, रियल इमेज में एक्चुअल में जाके वहाँ पे कन्वर्ज होंगी, वर्चुअल में मीट होती हुई दिखाई देंगी बट मीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि बीच में हमने क्या रख दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिया। और वर्चुअल इमेज में भी यही है कि किसी एक जगह से लाइट रेज जो है एमर्ज करती हुई दिखाई पड़ेंगी, एक्चुअल यहाँ से एमर्ज नहीं कर रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ पे लाइट रे ऐसे मान लो ऐसे आ रही होंगी और जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद वापस ऐसे चली गई, तो जा तो सब अलग अलग डायरेक्शन में रही हैं, तो कहाँ पे मीट कर रही हैं वो तो पता नहीं है, बट कहाँ से निकलती हुई जा रही हैं वो हमें पता है। तो अब हम उसको ही क्या बोल देंगे, इमेज बोल देंगे, वर्चुअल इमेज बोल देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो है प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो ये मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर हो गया और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पे ओ, ठीक है। अब एक लाइट की रे ऐसे देखो जो सीधी सीधी जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस करा रही है, सीधे जाके टकराई और वापस पीछे आ गई, वापस पीछे आके ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे मान सकते हो कि और पीछे से आ रही है, मतलब यहाँ पे जो आदमी देख रहा है उसको क्या पता कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और पीछे से आ रही है, तो इसको लगेगा ऐसे और पीछे से आ रही होगी, ठीक है। लाइट रे का पाथ बना लिया हमने इसी तरह से। सेम डिस्टेंस डी पे जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पीछे यहाँ पे एक लाइट रे का सोर्स और बनाया, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही जगह पे इमेज कैसे बनेगी वो हम केवल एक रे से नहीं डिसाइड कर पाएंगे, एटलीस्ट
दो रेज जो है यहाँ पे कोइंसाइड करनी चाहिए, यहाँ से मर्ज आउट होनी चाहिए। तो देखो कैसे, एक रे मान लो ऐसे कुछ अल्फा एंगल बना के गई, वो यहाँ वाले नॉर्मल के साथ भी अल्फा बनाएगी, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन के बाद फिर से सेम एंगल अल्फा बनाते हुए ऐसे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस लाइट रे को फिर से पीछे की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन अपने से खुद से ट्रेस कर दो, तो ये वाली लाइन इस जगह पे मीट कर गई। तीसरी को हम प्रूव कर सकते हैं कि कहीं पे भी ले लो, तीसरी रिफ्लेक्टेड रे जो है कोई भी एंगल बीटा बनाते हुए जाए, वो देखो सेम बीटा बीटा बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, हम प्रूव कर सकते हैं तीसरी अपने आप ही यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी? देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को बोला जा सकता है दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? एक देखो साइड, ये वाली बेस सेम डिस्टेंस डी का है, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। ये क्यों होगा बाय द वे अल्फा? इस लाइन को सीधा कट कर रहे हो, ये लाइन और ये लाइन दोनों है पैरेलल, तो दीज टू एंगल्स मस्ट बी सेम, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और सिमिलरली ये वाले नीचे वाले जो बड़े ट्राइंगल हैं राइट एंगल्स, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो इसका मतलब दिख रहा है कि ये पॉइंट जो हो गया यही पॉइंट हो गया इमेज का। तो हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है जिसकी कैसी बन गई? वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर से, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई वाली पोजीशन पे मान लो लाइट रे ऐसी कन्वर्जिंग आ रही हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। उस केस में बोलते ना कि यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज है, टकराने के बाद अब इस वाले रास्ते से होके जाती, तो जहाँ पे ओ पॉइंट है अब वहाँ पे बन जाता नई वाली इमेज। आई पॉइंट पे आ गया एक हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओ पॉइंट पे आ गया वर्चुअल रियल इमेज, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी फ्रॉम अ प्लेन मिरर। बाकी अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, तब कैसा होता? तो ऐसा मैंने शेप एक बना रखा है बी का, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को मैप करो तो इस पॉइंट के सामने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जितनी डिस्टेंस ये थी एक डॉटेड लाइन से देखा, उतनी डिस्टेंस पीछे कर दो इसको, यहाँ पे बन गया। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ बन जाएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ बन जाएगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो देखो जिस तरह का तुम्हारा ऑब्जेक्ट था बिल्कुल सेम साइज का तुमको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। और वो जो है फ्लिप हो जाएगी किस एक्सिस के अबाउट? जो हमारी ये वाली एक्सिस है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो प्लेन के आगे की तरफ अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे, तो प्लेन के पीछे की तरफ इमेज बन जाएगी। तो इन्वर्जन जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बट आई एम श्योर आप लोगों ने, सब लोगों ने, बच्चों ने पढ़ा होगा कि जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, लेटरल मतलब होता है साइडवेज, ठीक है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपना दाहिना हाथ उठाओ और फिर सोचो कि जो इमेज मेरी बन रही है उसका कौन सा हाथ उठा हुआ है, तो आपको लगेगा लेफ्ट हाथ। और क्यों लेफ्ट हाथ लगेगा आपको? एक्चुअल में वो लेफ्ट हाथ नहीं उठा है, एक्चुअल में राइट हाथ ही है। यहाँ पे देखो इस इमेज के बनाते वक्त ही देख लिया हमने कि जो भी इन्वर्जन हो रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हो रहा है, प्लेन के साइड में, मतलब लेटरल डायरेक्शन में कोई इन्वर्जन हो ही नहीं रहा है ना। पर लगता क्यों है? तो वो लगने वाली बात इसलिए है कि जैसे आप ईस्ट की डायरेक्शन में, मान लो कोई रोड है उस पर ईस्ट की डायरेक्शन को फेस करते हुए सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपको राइट में मान लो कुछ ऐसा, या ऐसे सोचो कि आप नॉर्थ की तरफ, है ना, ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये हो गई डायरेक्शन नॉर्थ की, ये वाली डायरेक्शन हो गई ईस्ट की, और आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो, इधर की तरफ फेस करके खड़े हो, तो ईस्ट जो लगेगा राइट लगेगा आपको, और वेस्ट जो लगेगा वो लेफ्ट लगेगा, ठीक है। और आपके सामने आपकी इमेज जो बन रही है वो आपको ही फेस कर रही है। तो आप अपनी इमेज को जब देख रहे हो तो आपकी इमेज जो है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ये इमेज हो गई, ये फेस कर रही है किसको? साउथ को, ठीक है। तो अगर आप खुद ही साउथ को फेस करने लग जाते तब आपका राइट हैंड किधर आता? उसको आर डैश से मैं बोल देता हूँ, आर डैश, ये वाला। तो आपका राइट हैंड जो आ जाता वो यहाँ पे देखो, वो हो जाता है वेस्ट की तरफ। तब बस आपको बस क्या हो रहा है कि एक्चुअली में आप जब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े थे तो राइट हैंड आपने इधर ईस्ट की तरफ करा था, बट जो इमेज आ रही थी वो भी इसी हाथ के सामने ही थी, मतलब, है ना, इस पॉइंट के जस्ट सामने ही आपका राइट हैंड की इमेज आई। बट आप इमेजिन कर ले लग रहे हो कि जो इमेज बनी है वो मेरा
वो इमेज अब देख रही है नॉर्थ की जगह साउथ को, और उसके हिसाब से अब जो है उसका वेस्ट हो गया, ईस्ट की जगह अब उसका सॉरी उसका सॉरी ईस्ट तो वही रहा सेम, बट अब उसके लिए ये हाथ लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ईस्ट वाली डायरेक्शन जो भी आदमी फेस कर रहा होगा साउथ को, उसके लिए ये ईस्ट वाली डायरेक्शन उसके लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो आपको लग रहा है कि वो इमेज इन्वर्ट हो गई, मेरा राइट हैंड लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, बट राइट लेफ्ट में कुछ नहीं कन्वर्जन हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आप खुद का हाथ तो उस हिसाब से देख रहे हो कि आप नॉर्थ फेसिंग हो, बट आपने इमेज का हाथ उस हिसाब से देख रहे हो कि वो साउथ फेसिंग है। तो अल्टीमेटली हम अपना ओरिएंटेशन चेंज करके ऑब्जेक्ट और इमेज को देखना लग जाते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि लेटरल इन्वर्जन हो गया है। रियल में किसी भी तरह का लेटरल इन्वर्जन होता नहीं है फ्रॉम अ प्लेन मिरर, हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं जिससे देख रहे होते हैं, है ना। चलो अब एक प्रॉब्लम पे आते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इस तरह का एक सिचुएशन दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, ठीक है, सामने एक प्लेन मिरर है वाई के पैरेलल में, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है 2,0 से ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है 2,2 तक, ठीक है। ये सिमिलरली 2,3 पॉइंट से मिरर चालू हो रहा है और 2,4 तक जा रहा है। बीच में मिरर समझ लो टूटा हुआ है या मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब दो मिरर हो गए कहने को तुम्हारे पास। अब ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कहाँ पे उनकी पोजीशंस होंगी, और ये भी बताना है कि कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से होके इस वाले पॉइंट 1,1.25 से होके जा रही है वो क्या इमेज फॉर्मेशन में पार्ट लेगी या नहीं लेगी। ठीक है, तो बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो चूंकि दोनों मिरर एक ही लाइन में, ऐसे एक ही लाइन में, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता जब तक वो दोनों मिरर एक ही लाइन में होंगे, उनकी जो इमेज होगी वो सेम जगह होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस वाले मिरर से देखो या इस वाले मिरर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो तो सेम ही है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए फ़र्क नहीं पड़ता ये मिरर लो या ये मिरर लो, दोनों मिरर सेम ही है, सेम जगह ही इमेज बनाएंगे। कितनी डिस्टेंस पे बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिरर से आ रही है ऑब्जेक्ट की वो आ रही है 2, तो जितना आगे था 2 आगे था, अब 2 पीछे कर लो, ठीक है। तो 0,0 पे ऑब्जेक्ट था तो 4,0 पे इमेज आ जाएगी। देयर विल बी ओनली वन इमेज फॉर्म फ्रॉम बोथ द मिरर्स। दूसरा हमें देखना है कि यहाँ से जाने वाली रे ऑब्जेक्ट से जो कि 1,1.25 से होके जा रही है, ये इमेज फॉर्मेशन में पार्ट लेगी। इमेज फॉर्मेशन में वही रे पार्ट लेगी जो जाके रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब बेसिकली हमें चेक करना है बीच से होके तो नहीं निकल रही, तो ये निकल रही है बीच से। कैसे निकलोगे, लिखोगे यहाँ से, ये दो पॉइंट से होके जाने वाली लाइट की रे जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन हो जाएगी। स्लोप कितनी है, दिस हाइट 1.25 बाई बेस 1, तो y इक्वल टू 1.25x है। यही चीज़ जब यहाँ पे पहुँचती है तब x हमें पता है कितना हो चुका होगा। यहाँ पे इस लाइन पे जब भी क्रॉस करेगी तो x तो 2 होगा, तो x 2 रख के देखो तो y की वैल्यू उस पर 2.5 आ रही है, तो वो 2 और 3 के बीच में आ रही है, तो ये बीच से होके चली जाएगी। इमेज फॉर्मेशन में वो काम नहीं करेगी, तो इस वाली रे का कोई काम नहीं होगा इमेज फॉर्मेशन में, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस तरह का हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ये वाली साइड जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है वो जो है शाइनी सिल्वर्ड है, और ये वाली साइड राइट हैंड साइड वाली जो है वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा है और कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताना है। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, बट क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रे कहीं इधर से आ रही होंगी, ऐसे इस जगह पे कन्वर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, ठीक है। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बतानी है, ठीक है। कैसे करोगे अब आप इसको देखो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जाए कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो एक ज्योमेट्री से मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे कोई भी पॉइंट पकड़ लूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ लूँ, इससे मैं ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दूँ ऐसे, ठीक है, ये लाइन बना दूँ, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पॉइंट से अगर r है और ये मिरर के साथ अगर एंगल बन रहा है अल्फ़ा, तो आई कैन जस्ट मेक द सेम एंगल अल्फ़ा, बस उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम प्लेन में रखूँगा, मैं सेम प्लेन में रखूँगा, और एक r डिस्टेंस की ही लेंथ का एक इधर की तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, मेकिंग सेम एंगल अल्फ़ा, और यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट आएगा पक्के से। क्यों ऐसा होगा,
क्योंकि पता है कि अगर मैं ओ और इस वाली पॉइंट को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एक साइड ये वाली आर, एक साइड ये वाली आर, ये कॉमन हो गई, ये एंगल्स कॉमन हो गए, ये एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस। और वही चीज़ तो होता है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक साइड होता है, इमेज उसके दूसरी साइड पे सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बन जाती है, यही परपेंडिकुलर वाली लाइन पे, है ना। ये वाला एंगल आपको क्लियरली मेरे को दिखाना चाहिए था, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, वही समझ के आप करते रहो, ठीक है। अब उस चीज़ का यूज़ कर लेंगे हम, बाकी आप निकाल सकते हो, आप निकालने को तो कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, है ना, इस मिरर पे, उसकी डिस्टेंस निकालो और उससे फिर दूसरी साइड उतनी डिस्टेंस पे एक जगह पहुंचो और उस पॉइंट को निकालो। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो, बट और आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट हमने जो लिया था ना, वो कन्वीनियंस वाला पॉइंट ले लो ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से 1 मीटर पे राइट साइड में यहाँ पे 1,0 पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये एंगल देखो 60 डिग्री है, तो बेसिकली मिरर से 60 डिग्री पे 1 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट था। तो इस मिरर से दूसरी साइड भी ऐसे 60 डिग्री एंगल बनाओ और सेम डिस्टेंस 1 पे चले जाओ, यहाँ पे कहीं पे इमेज होगी। अब इस पॉइंट को कैसे ढूंढोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढोगे, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना बन गया, 120 बन गया। तो बेसिकली 1 मीटर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट से तो निकालना है, 1 cos 120 डिग्री विल बी एक्स कोऑर्डिनेट एंड 1 sin 120 डिग्री विल बी वाई कोऑर्डिनेट। तो वही चीज़ कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विल बी 1 cos 120 डिग्री -1/2, वाई कोऑर्डिनेट इज दिस मच, है ना। ठीक है, आप चाहे 120 डिग्री वाला विजुलाइज करने में आसान नहीं रहता तो आप ऐसे कर लो ना, एक्स को -x की तरफ चले जाओ, ये इतना 120 हो गया तो इस साइड कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो यहाँ से इस पे अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस तरह से 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ इस -x की डायरेक्शन में, ये -x हो गया, तो ये एंगल 60 बन जाएगा ना। तो 1 cos 60 बेसिकली 1/2 हो जाएगा, बट वो लेफ्ट की साइड में है, तो कोऑर्डिनेट हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस, राइट। चलिए बच्चों, एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं अब हम लोग, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू एक ऐसा रीजन होता है जिसमें आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, है ना। मतलब एक ऑब्जर्वर एक्चुअली में इस पूरे रीजन के अंदर घूम रहा हो तो उसको इमेज दिखाई पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट से के लिए ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है, इस पूरे येलो पार्ट में कहीं पे भी आदमी को रख दो, ऑब्जर्वर को रख दो, वो ऑब्जर्वर अब देख पाएगा कि ये इमेज यहाँ पे आई वाले पॉइंट पे है, ठीक है। कैसे पता लगा कि इसी रीजन में होगा और कैसे निकालते हैं, तो आप इसी को मैं बना रहा हूँ, आपको ध्यान से देखो। मान लो ओ पॉइंट से एक रे तो ऐसे गई परपेंडिकुलर, ठीक है, वो तो सीधी निकल जाएगी ऐसी रे, इस तरह से। एक थोड़े कम एंगल पे गई, ये वाला एंगल मान लो अल्फ़ा है, थोड़ा कम एंगल है, तो दूसरी साइड भी ये छोटा कम एंगल बना के अल्फ़ा रीजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है ना कि इस बीच में अल्फ़ा से छोटा एंगल लगता है तो वो फिर कोई रे ऐसे भी जाती इस तरह से। तो जहाँ जहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस जाएंगी, उस जगह पे तो आदमी अगर होगा तो उसकी आईज में तो रेज जा ही रही है ना, तो वो देख पा रहा है इमेज कहाँ पे है। इसी तरह से ये एंगल जो अल्फ़ा मैंने बनाया था वो बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, जब मैं ओ पॉइंट से मिरर के बिल्कुल एज पे पहुँच जाऊँगा, ये वाले केस में यहाँ पे अल्फ़ा मैक्सिमम मिलेगा, मतलब इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो जो दूसरी साइड से भी एंगल बन के जाएगा वो भी अल्फ़ा सबसे बड़ा होगा। तो अब आप कह सकते हो कि ये पूरा यहाँ ओ पॉइंट से इसके एज पे मिलाओ, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सबसे दूर सबसे ज़्यादा विड्थ में जा रही है, मतलब इस बीच में हर जगह लाइट रे प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इस बीच में हर जगह लाइट रे प्रेजेंट है तो इमेज दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस पार्ट को अब मैं थोड़ा साफ सुथरा कर लेता हूँ। तो आपको अगर फील्ड ऑफ व्यू कंस्ट्रक्ट करना होगा तो क्या करोगे, आप जो है ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करोगे एज ऑफ द मिरर्स के साथ, और वहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होना है इस वाले पॉइंट पे, इस वाली इंसिडेंट रे का जो भी रिफ्लेक्शन होना है वो सबसे ज़्यादा वाइडर व्यू का रिफ्लेक्शन है, और उसके बीच में हर जगह कोई ना कोई ऐसी रे होगी, जैसे ये वाली अंदर की तरफ रे गई वो थोड़ा और कम एंगल से जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो
तो यहाँ बीच में सब जगह एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मौजूद हैं, बट अगर ऑब्जर्वर तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे आ गया तो इस ऑब्जर्वर को भले ही इस मिरर के सामने है वो, बट उसको कोई इमेज या रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं पड़ रही, तो इमेज कहाँ से दिखाई पड़ेगी। अब इस पे प्रॉब्लम्स कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, एक प्लेन मिरर है इस तरह का, एल विड्थ का मान लो, ठीक है, और इससे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पी है, और सेम वही मिरर के परपेंडिकुलर में डी यहाँ तक पॉइंट पी पे पहुँचे थे, उसी लाइन में आगे बढ़ जाओ 2D और आगे आ जाओ, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो ऐसी ए बी, बड़ी लंबी सी लाइन ले लो, है ना, मान लो इन्फाइनाइट से इधर इस साइड के इन्फाइनाइट से आ रहा है उस साइड के इन्फाइनाइट तक कोई आदमी ऑब्जर्वर घूमता हुआ ए से बी तक पहुँच रहा है, तो बताना है डिटरमाइन द टोटल लेंथ ऑफ पाथ। इस पूरे पाथ पे अगर आदमी चलेगा ए बी के पे, तो कितने लेंथ पे उसको पी की इमेज दिखाई पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फिर से वही काम करना पड़ेगा हमें कि फील्ड ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, पी पॉइंट से यहाँ पे गए, ठीक है, एज पे गए, टकराया, लाइट रे ऐसे निकली, और इस वाले साइड से गए, एज पे गए, टकराए, इधर से लाइट रे गई, इस बीच में सारा रीजन जो है फील्ड ऑफ व्यू वाला है। तो फिर ये लाइन तो बहुत लंबी सी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन जो है ए बी लाइन है बहुत बड़ी है, बट इसमें सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है ये वाली एल डैश, सिर्फ उतनी देर में ही हमें इमेज दिखाई पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ लो, एक ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ लो, ये दो ट्राइंगल पकड़ लो। दोनों ट्राइंगल हैं कैसे, सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये प्रूव किया जा सकता है। वही कहानी तो हो रही होगी, यहाँ पे जितना एंगल बन रहा था अल्फ़ा, उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा अल्फ़ा। यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा था ये पार्ट बीटा, वही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा बीटा। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हाइट का रेशियो डी डिवाइडेड बाई ये पूरा कितना 4D, ठीक है, डी बाई 4D, या ऐसे लिख लो हाइट बाई बेस, बेसिकली डी बाई एल विल बी इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट 4D बाई दिस लेंथ एल डैश, ठीक है, तो 4D बाई एल डैश, तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4 टाइम्स एल, तो ये 4L की लेंथ के बीच में उसको इमेज दिखाई पड़ेगी।